Indian economy on the eve of independence. This is the first chapter of Indian economic development. What we have to study in this chapter, point wise it is given here: colonial exploitation of the Indian economy under British rule, features of Indian economy on the eve of independence, agricultural sector on the eve of independence, industrial sector on the eve of independence, foreign trade under the British rule, demographic profile during the British rule, occupational structure on the eve of independence, infrastructure on the eve of independence. Students, now one by one all the points we have to see in detail. Firstly, it is about colonial exploitation of Indian economy under the British rule. Let's see the meaning of colonial exploitation. जब एक कंट्री दूसरे कंट्री को उसके इंटरनल अफेयर्स में कंट्रोल करने लगे और साथ ही उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और उसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को खुद डिज़ाइन करने लगे, तो इसे कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं. जस्ट लाइक इंडिया में जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने हमारी कंट्री को इंटरनल अफेयर्स के मामले में कंट्रोल किया था, यहाँ तक कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को वो खुद डिज़ाइन करने लगे थे. दैट्स वाई इट हैज़ बीन सेड दैट दे एक्सप्लॉयटेड इंडिया. अब सेक्टर वाइज हम देखेंगे कि कॉलोनियल गवर्नमेंट ने मींस ब्रिटिशर्स ने किस तरह से हमारे डिफरेंट सेक्टर्स को एक्सप्लॉइट किया, जिसमें सबसे पहले है कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर. एग्रीकल्चर सेक्टर वाज एक्सप्लॉइटेड थ्रू जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू. मींस एग्रीकल्चर सेक्टर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है जमींदारी सिस्टम, बिकॉज it was the root cause of exploitation during British rule under agriculture sector. था क्या ये जमींदारी सिस्टम? Actually, under this system, जमींदार was considered as the owner of land. He had the power to collect rent from peasants. गवर्नमेंट ने जमींदार को लैंड ओनर डिक्लेयर कर दिया था. अब इस ओनरशिप के बदले लैंड ओनर्स को गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता था, जो कि एक फिक्स्ड अमाउंट था. ऑन द अदर हैंड, गवर्नमेंट ने जमींदार को फार्मर्स के साथ, जिन्हें टिलर्स ऑफ सॉइल भी कहा गया है, जैसे चाहे वैसे ट्रीट करने की पूरी फ्रीडम दी थी इन द मैटर ऑफ रेंट एंड वर्क. सी द फर्स्ट पॉइंट इन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन. सेम थिंग इज गिवन हियर एज आई जस्ट एक्सप्लेन्ड. Now see the second point. The tillers of the soil, means the actual cultivators, got bare minimum for survival. They were left with no surplus for investment in agriculture. What it means? It means जमींदार फार्मर्स या पीजेंट से ज़्यादा वर्क तो लेते थे, बट इन रिटर्न जो अमाउंट वो प्रोवाइड करते थे वो उनके मीन्स किसानों के सर्वाइवल के लिए भी सफिशिएंट नहीं होता था. फार्मर्स न तो उस अमाउंट से ईजिली अपनी लाइफ लीड कर पाते थे और ना ही उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ भी सेव हो पाता था. नाउ फोकस हियर ऑन द थर्ड पॉइंट. द जमींदार्स ऑन द अदर हैंड स्पेंड देयर रेवेन्यू इनकम ऑन द लग्जरीज ऑफ लाइफ. लिटिल और नो इन्वेस्टमेंट वॉज मेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. मीन्स जमींदार अपनी रेवेन्यू इनकम को लग्जरियस लाइफ लीड करने में स्पेंड करते थे. उसके एक लिटिल पार्ट को भी एग्रीकल्चरल फील्ड में इन्वेस्ट करना उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा. लाइक एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स को एक्सपेंड करना, इरिगेशन सोर्सेज को इम्प्रूव करना, एट्सेट्रा. एंड दैट इज वाई देयर वॉज नो डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर. हियर वन थिंग इज वेरी क्लियर कि लैंड ओनर्स गवर्नमेंट और फार्मर्स के बीच एज अ मिडिल मैन वर्क करके मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करते थे.
एक तरफ फार्मर्स से ज़्यादा वर्क लेकर सरप्लस रेवेन्यू गेन करते थे, जबकि गवर्नमेंट को तो सिर्फ एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टैक्स उन्हें पे करना होता था। दूसरी तरफ फार्मर्स को भी मिनिमम वेजेस प्रोवाइड करके मनी का बिग पार्ट सेव कर लेते थे। इससे ये दोनों तरफ से प्रॉफिट गेन करके लग्जरियस लाइफ लीड करते थे और अपनी लाइफ एंजॉय करते थे। अब देखते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर का एक्सप्लॉयटेशन कैसे हुआ। नेक्स्ट हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है। लेट्स सी कि इसका एक्सप्लॉयटेशन ब्रिटिश रूल के टाइम कैसे हुआ। एक्चुअल में क्या था कि कॉलोनियल रूल के पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर हैंडीक्राफ्ट्स की वैरायटी और क्वालिटी के लिए वर्ल्ड वाइड फेमस था। फॉरेन कंट्रीज में इसकी डिमांड भी काफ़ी होती थी, बट ब्रिटिशर्स ने इसके एक्सपोर्ट पर हैवी ड्यूटी चार्ज करना शुरू कर दिया। ऑन द अदर साइड ब्रिटेन के प्रोडक्ट्स जिन्हें वो इंडिया में सेल करना चाहते थे उन पर इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि फॉरेन प्रोडक्ट्स की डिमांड इंक्रीज हो गई हमारे कंट्री में, जस्ट बिकॉज कि ये प्रोडक्ट रिलेटिवली चीपर हो गए। अब इससे सबसे ज़्यादा लॉस हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज का हुआ। नाउ लेट्स सी कॉलोनियल गवर्नमेंट के टाइम इंटरनेशनल ट्रेड का एक्सप्लॉयटेशन कैसे हुआ। वी हैव सीन कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट पर ड्यूटी चार्ज किया, बट इट वाज द रियलिटी कि उन्होंने रॉ मटेरियल्स के एक्सपोर्ट को ब्रिटेन के लिए ड्यूटी फ्री रखा और अपने कंट्री की इंडस्ट्रियल नीड को पूरा किया। ब्रिटिशर्स ने रॉ मटेरियल हमेशा सस्ते में इंडिया से परचेज किया, जिससे इंडिया को जितनी प्राइस मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिली और फाइनली इंडिया हैड टू सफर लॉस। साथ ही ब्रिटिश गुड्स पर इंपोर्ट ड्यूटी ना होने से इंडिया में उनकी डिमांड बढ़ गई। इससे हमारा दोनों साइड से लॉस हुआ। एक तो रॉ मटेरियल की प्रॉपर प्राइस हमें नहीं मिली, दूसरा फिनिश गुड्स जो ब्रिटेन से आते थे उनकी डिमांड डोमेस्टिक मार्केट में इंक्रीज हो गई। इससे हमारे हैंडमेड प्रोडक्ट्स कॉम्पीट नहीं कर पाए, जिससे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हमारी डिस्ट्रॉयड हो गई। कंक्लूडिंगली वी कैन से that India became the importer of finished goods from Britain as well as exporter of raw material to Britain. ब्रिटिशर्स की डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी की वजह से ही रिच इंडियन इकॉनमी हमारी बैकवर्ड और स्टैग्नेंट इकॉनमी में कन्वर्ट हो गई। इन दिस वे colonial government exploited different sectors of our country, India. So children, it was all about that how colonial government exploited India.